अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आज का ये खुसूसी प्रोग्राम है और खुसूसी प्रोग्राम है अमन 25 के हवाले से। अमन 25 पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव है। इसमें कॉन्फ्रेंस भी एक हिस्सा है और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मिल के पाकिस्तान की नेवी समंदरों में एक्सरसाइज करती है। अमन 25 में 60 से ज़्यादा मुल्क आ रहे हैं और मुख्तलिफ हैसियतों में शरीक हो रहे हैं। कुछ इसमें जहाज़ों के ज़रिए यानी बहरी जहाज़ों के ज़रिए, कुछ इसमें एयरक्राफ्ट के ज़रिए और कुछ के डेलीगेट्स इसका हिस्सा है। अमन 25 का पस मंज़र ये है कि 2007 से ये सिलसिला शुरू हुआ। हर 2 साल बाद ये एक्सरसाइज होती है और इस एक्सरसाइज का एक अहम हिस्सा कॉन्फ्रेंस भी है। एक्सरसाइज में अमली तौर पर समंदरों में जाकर एक दूसरे के साथ मश्क की जाती है, जंगी खेल जो भी हैं वो खेले जाते हैं और फिर एक्सरसाइज ख़ास तौर पर फोकस रखती है कि समंदरों की हिफाजत किस तरह मुमकिन है। और फिर इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है कॉन्फ्रेंस, जिसमें नेवी के मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ नेवी से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और फिर आगे मिल के आगे बढ़ने का जो भी रास्ता निकले वो सोचा जाता है। इस दफ़ा की जो ये एक्सरसाइज है अमन 25, इसमें ये आज इसका पहला दिन है और इसकी इफ्तिताही तकरीब है। ये सब जवान जो नेवी के खड़े हैं हाथों में मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे लिए, जिन्होंने यहाँ पर वो मुल्क जिन्होंने इसमें शिरकत करनी है। और इस यहाँ पे बता दूँ जो अहम मुल्क शिरकत कर रहे हैं उनमें चीन भी है, उनमें अमेरिका भी है, उनमें मलेशिया भी है, बांग्लादेश भी है और दूसरे मुल्कों की फहरिस्त बहुत लंबी है जो मुख्तलिफ हैसियतों में यहाँ पर शरीक हैं। 11 मुल्कों के जहाज़ हैं और मजमूई तौर पर 60 मुल्क हैं जो इसमें शरीक होंगे। तो ये आपको झंडे लिए नज़र आ रहे हैं जवान जो अपने आने वाले डेलीगेट्स का इस्तकबाल करेंगे और अभी आपको इफ्तिताही तकरीब दिखाते हैं। एक्सरसाइज अमन पाकिस्तान के लिए बाईस से इज्जत और वक़ार वक्त है। 60 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कमांडर पाकिस्तान फ्लीट जो इस आज की इस तकरीब के मेज़बान भी हैं। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो एक्सरसाइज है इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसमें क्या कुछ होना है? ये एक्सरसाइज 2007 में पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव था और 2007 में जो हमने स्टार्ट किया उस वक़्त हमें फ़र्स्ट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया 28 कंट्रीज़। और आज का दिन मैं इस लिहाज से एक तारीख़ी दिन समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, कि इसके अंदर एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ विच आर 60 अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपने देखा भी है जिनके ये झंडे लहरा रहे हैं। 60 कंट्रीज़ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जो आपका सवाल है उस पर आता हूँ कि इस एक्सरसाइज में होने क्या जा रहा है। इस एक्सरसाइज में जो गुज़िश्ता एक्सरसाइजेज़ हैं उससे एक कंपोनेंट इसका एक डिफरेंट है जो कि अमन डायलॉग है। जब हम प्रीवियसली जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे थे उसमें हम समंदर पे सर्टनली वेरियस ड्रिल्स एवोल्यूशंस करते थे इंटरऑपरेबिलिटी के लिहाज से, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिहाज से। लेकिन देन आवर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, इट वाज हिज विजन, ही रियलाइज्ड कि इसके अंदर एक एलिमेंट मिसिंग है जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल की लीडरशिप का इंटरेक्शन है। तो अकॉर्डिंगली इट वाज हिज विजन वेयर बाय अमन डायलॉग वाज मेड part of this overall construct of Aman. Now as we stand, Aman is basically Aman exercise and Aman dialogue. Aman exercise के लिहाज से अभी हमारे कुछ हार्बर फेज़ की एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं, कुछ सोशल इवेंट्स हैं, फिर कुछ ऑपरेशनल ब्रीफ्स हैं, फिर कुछ ऑपरेशनल सेमिनार्स हैं, जिसके अंदर सर्टनली तमाम ममालिक एक बाहमी सिटिंग में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको एक दूसरे के साथ जो नॉलेज शेयरिंग है दैट वुड टेक प्लेस। एक्सरसाइज में जो इंटरेक्शन है जहाज़ों का और जहाज़ की कमांड्स का और जहाज़ पे काम करने वाले लोगों का, वो किस लेवल तक होता है और उसके फ़वाइद क्या होते हैं? जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक़ है कि इंटरेक्शन हर लेवल का है,
जो जैसा मैंने आपको कहा कि अभी तो स्ट्रेटजिक लीडरशिप भी इन्वॉल्व है। स्ट्रेटजिक लीडरशिप से लेके जो जूनियर मोस्ट सेलर है, कुछ इवेंट्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं वेयर बाय दे कैन फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर। और जब ये जहाज़ सी पे भी जाएंगे तो इनके जो क्रू हैं वो आपस में एक्सचेंज होंगे। हमारे पाकिस्तानी शिप्स के बहुत सारे क्रू डिफरेंट कंट्रीज़ के शिप्स पे जाएंगे और इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के जो क्रू है वो हमारे शिप्स पे बोर्ड करेंगे, जस्ट टू लर्न हमारे एक दूसरे की ऑपरेशनल मेथडोलॉजी और इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर करने के लिए। लास्टली ये बताइएगा कि समंदर में एक तो सूरत हाल होती है जंग की, लेकिन आजकल ह्यूमंस ट्रैफिकिंग भी है, स्मगलिंग भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं। क्या इस हवाले से भी कोई एक्टिविटी है? जो इस एक्सरसाइज का मोटो है टुगेदर फॉर पीस, ये एक्सरसाइज जंगो जदल या कोई जंग की हिकमत अमली पे मबनी बिल्कुल नहीं है। ये जो आपने दूसरा कंपोनेंट कहा है कि मैरीटाइम एनवायरनमेंट के अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करना, ताकि जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं, जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो दरपेश ख़तरात हैं उनसे निपटने के लिए एक्सरसाइज है। और इसको हम अपनी उसमें कहते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस। Most of the navies world over, 80% of the times they are busy in ensuring safety and security of their trade. अमन एक्सरसाइज के बारे में जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो इसका ऑपरेशनल है, यानी समंदर में मुख्तलिफ जहाज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और फिर जो कुछ भी एक ने सीखा है वो दूसरे को सिखाएगा। अहम हिस्सा इस या दूसरी अहम खसूसियत इस एक्सरसाइज की ये है कि इस एक्सरसाइज में जंगी हिकमत अमली पर बात नहीं हो रही। ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है जो अपने अपने जो तमाम मुल्क हैं अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में कर रहे हैं। यहाँ पर जो हो रहा है वो ये है कि दरअसल समुद्री रास्तों को महफूज कैसे बनाया जाए। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया को दरपेश है वो है सी लाइंस की सेफ्टी, यानी समुद्री रास्तों की हिफाजत। तो ये जो एक्सरसाइज होगी इसमें बुनियादी तौर पे इसी हवाले से इंटरेक्शन होगा और जहाज़ कैसे मुख्तलिफ नेवीज़ कैसे इन रास्तों को महफूज कर सकती हैं उस पर बातचीत होगी और उस पर तजर्बे भी होंगे और एक दूसरे के साथ बाहमी तामुल बढ़ाने की कोशिश भी होगी। अमन एक्सरसाइज के हवाले से पाकिस्तान में कई शिप्स आए हैं, यानी बहरी जहाज़ आए हैं जो इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं और कई मुल्कों के हैं। और इस वक्त जो मेरे पीछे आपको शिप नज़र आ रहा है ये है बांग्लादेश का और इस शिप का नाम है समंदर जॉय, BNS समंदर जॉय, यानी बांग्लादेश नेवल शिप समंदर जॉय इसका नाम है। जिस तरह मुख्तलिफ शिप के नाम होते हैं, इस जहाज़ का भी ये नाम रखा गया है। तो आइए ज़रा आपको इस जहाज़ के अंदर लेके चलते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता ज़ाहिर है तवाम था। हम कभी एक ही मुल्क हुआ करते थे, लेकिन हालात ने और वक्त ने हमें एक दूसरे से दूर होने पर मजबूर कर दिया। आज बांग्लादेश के शिप पे आके मेरी कुछ अजीब सी फीलिंग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने घर में है। और इसकी वजह क्या है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक शिप यानी कोई भी बहरी जहाज़ जो किसी समंदर में खड़ा हो तो उसके ऊपर उसी मुल्क के कवानीन नाफिज होते हैं जो कि उस मुल्क की सरजमीन पे नाफिज होते हैं। तो गोया इस वक्त जब मैं बांग्लादेश के शिप पे हूँ तो मुझ पर वही तमाम कवानीन लागू होते हैं जो बांग्लादेश के आम लोगों पर लागू होते हैं। बांग्लादेश का जहाज़ आपने देखा, हम भी इसके अंदर गए और हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने भी इस जहाज़ का दौरा किया और इस जहाज़ के अंदर मौजूद जो मेहमानों की किताब थी उस पर अपने तासुरात भी दर्ज किए। ये एक रस्मी कार्रवाई है कि जहाज़ों को खुशामदीद कहा जाता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की तरफ से। और आप देख रहे हैं दूर अमेरिका का जहाज़ भी खड़ा है, वहाँ पर भी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गए। उसके बाद मलेशिया का एक जहाज़ है और फिर दीगर जहाज़ जो पोर्ट के दूसरे हिस्सों में खड़े हैं वहाँ पर भी गए। इस वक्त बांग्लादेशी जहाज़ के कैप्टन
कैप्टन शहरयार हमारे साथ मौजूद हैं और कैप्टन शहरयार के बारे में मुझे पता चला है कि लाहौर में इन्होंने नेवल वॉर कॉलेज में पढ़ा भी है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कैप्टन इन लाहौर? Yeah, it was a great experience. Navy is a global profession, and we always interact globally. That's why the naval officers are called the ambassadors in white. So it was a part of the training exchange program between the navies, and it was an absolute delight and a very professionally benefiting course for me. And how do you feel calling on Karachi port? Yeah, it feels great. Coming here and participating in the exercise with all these navies and my fellow counterparts around the globe. It's a great experience. Will you please tell us something about your ship here? Yeah, this ship is dedicated to training and also the role that we carry out at sea for anti-piracy. This is the exact role that we are discussing in Exercise Aman, that regional peace and security. That's what this ship do. कैप्टन शहरयार की गुफ्तगू आपने सुनी कि ये एक ट्रेनिंग जहाज़ है प्राइमरीली, और ये यहाँ पर जो एंटी पायरेसी एक्टिविटीज़ हैं यानी कज़ाकी, जो बहरी कज़ाकी है उसको रोकने के लिए जो सरगर्मी होती है वो करेगा, और उसमें यहाँ के बांग्लादेश के सारे ऑफिसर्स हिस्सा लेंगे. बांग्लादेश की नेवी में ये देखकर खुशी होती है कि ऑपरेशनल नेवी में भी ख़वातीन काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ पर मैंने देखा है कि जूनियर ऑफिसर्स जो ख़वातीन हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, और उन्होंने हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से भी मुलाकात की है. बांग्लादेश के जहाज़ के बाद अब हम पहुँचे हैं मलेशिया के जहाज़ में. मलेशिया का जहाज़ कुछ छोटा है लेकिन काफ़ी एक रोबस्ट किस्म का जहाज़ नज़र आ रहा है. इसका नाम KD तेरेंगानो है. तो आइए ज़रा जहाज़ के अंदर चल के देखते हैं. मलेशियन जहाज़ के कैप्टन शैफरीन इस वक्त हमारे साथ हैं. इनसे ज़रा बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्टन शैफरीन, वेलकम टू पाकिस्तान. Yes, it's great. How do you feel? It's great pleasure. It's distinct honor to be here. Have you been First time. for the first time? Yes. What about your ship? Is it a warship or what? Yes, of course, by the time we are here, we are part of the warships. And why we are chosen here, representative for Malaysia, is because this is one of the ship that currently have a highest operational achievement. Well, Captain Shafrin, how would you rate the exercise which you are going to be part of? I impressed. Yeah, yesterday on the opening ceremony, the chief said this edition is the big numbers nation involved. 60 countries. 60 countries. Very big scale exercise. And when I have been chosen from Malaysia to be here, I'm very honored and impressed and looking forward for the sea face. आपको बता दूं कि 60 ममालिक हैं जिन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों में इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, और 13 इसमें जहाज़ शरीक हो रहे हैं 11 मुल्कों के. चाइना की तरफ से भी 2 जहाज़ हैं, सऊदी अरब से भी 2 जहाज़ हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का जहाज़ बहुत एक बड़ा इफेक्टिव और बड़ा रोबस्ट किस्म का जहाज़ है, वो यहाँ पर आया हुआ है. ये मलेशियन बिल्ट जहाज़ है. ये भी अपनी मैन्यूवर और इंटरऑपरेबिलिटी जिसे कहते हैं ये भी दिखाएगा. इस तरह बांग्लादेश के जहाज़ हैं, ईरान के, UAE के, ये मुख्तलिफ मुल्कों से जो जहाज़ हैं वो एक एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं. और एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद अगैन वॉर नहीं है, जंग नहीं है, बल्कि अमन के लिए है. यानी जो हमारे सी रूट्स हैं पूरी दुनिया के जो यहाँ से गुजरते हैं उनको महफूज बनाना इन तमाम मुल्कों की किसी न किसी दर्जे में ज़िम्मेदारी है. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने अपने हिस्से में आने वाले समंदर की देखभाल करनी है, सऊदी अरब ने अपने, मलेशिया ने अपने. तो लिहाजा ये जितने सी रूट्स हैं इनको महफूज बनाने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है. यूँ तो अमन एक्सरसाइज 2007 से जारी है और हर 2 साल बाद होती है, लेकिन 2025 में जो अमन एक्सरसाइज हो रही है उसमें अमन कॉन्फ्रेंस यानी अमन डायलॉग को भी इसका हिस्सा बनाया गया है. इसमें दुनिया भर से नेवी के मुख्तलिफ लीडर्स और मुख्तलिफ ऑफिसर्स, आला ओहदेदार यहाँ पर मौजूद हैं, और आपस में डिस्कशन ये हो रही है कि किस तरह समुंदरों को महफूज बनाया जा सके. कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है वहाँ पे गैस के रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं. फिर जो फिशिंग है, एक बहुत बड़ी जो है हमारे वाटर्स में दूसरे मुल्क आके फ़िशिंग करते हैं. हम खुद कैपिटलाइज़ कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर.
तो ये ब्लू इकोनॉमी अल्टीमेटली जो है ना विल बिकम द मेन स्टे ऑफ आवर इकोनॉमी. अमन एक्सरसाइज और अमन डायलॉग में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर और सहाफ़ियों के लिए एक मीनार रहा, बल्कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. मुशाहिद साहब ये बताइएगा कि हम एक अभी आप भी तकरीर फरमा रहे थे, आप कह रहे थे कि अब हमें काज़किस्तान और इस तरह की जितनी भी लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उन्हें भी रास्ता फ़राहम करना है. क्या हम वो रास्ता फ़राहम करने की पोजीशन में हैं डिप्लोमेटिकली, देखें पॉलिटिकली? मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी नहायत ज़रूरी है कि एक नई दुनिया उभर रही है हमारे इर्द गिर्द. इस खत्ते में बड़ी अहम तब्दीली आ रही हैं और हम, जैसे मैंने कहा अपनी तकरीर में, एक हब हैं, एक महवर हैं इलाकाई कनेक्टिविटी के और इलाकाई सिक्योरिटी के. एक तरफ हम अरेबियन सी में मैरीटाइम सिक्योरिटी कर रहे हैं, एक तरफ हमारे प्रेसिडेंट गए हैं चाइना, उन्होंने सी पैक. तो उसके लिए ज़रूरत है साजगार हालात हों कि पाकिस्तान के अंदर अमन सलामती हो, एक दस्ते शफा हो और ये जो है ना ख़त्म होने वाली एक खाना जंगी कह लें, सियासी खाना जंगी कि तकरार, तजाद, तसादम की सियासत, इसका खात्मा होना चाहिए. ये एक्सरसाइज इस वक्त जारी है और एक्सरसाइज का मकसद ये है कि टेररिस्ट, खुदा न खास्ता, अगर पाकिस्तान की साहिल पर किसी जगह कब्जा जमा ले तो उसे कैसे छुड़ाया जाएगा. यहाँ पर टेररिस्ट ने कब्जा कर लिया है और टेररिस्ट का कब्जा छुड़ाने के लिए पानी के अंदर से भी फोर्स आई है, फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए पैराट्रूपर्स आए हैं. पैराट्रूपर्स ने पानी के अंदर छलांगें लगाई और फिर वहाँ से टीम बनाकर उन्होंने दो तरफा अटैक किया और अब ये हेलीकॉप्टर्स भी ऊपर से अटैक कर रहे हैं ताकि इस टेररिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड को न्यूट्रलाइज किया जा सके. ये आप देख रहे हैं कि एक एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज हो रही है. इसमें किस मरहले पे क्या हो रहा है ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ एसएसजी के ज़र्रार साहब मौजूद हैं. ज़र्रार साहब, थैंक यू वेरी मच. ज़रा ये एक्सप्लेन करिएगा कि इस वक्त ये क्या हो रहा है और ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सरसाइज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये 9th मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 2025 है और इसमें हम मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंट कर रहे हैं. मोर दैन 60 कंट्रीज़ जो हैं उनके रेप्स आए हुए हैं और उनके जो है एम्पायर्स आए हुए हैं. ये जो टीम्स हैं ये 3 मीडियम्स के थ्रू, एयर, सी और लैंड, इनकी तरह इन मीडियम से इन्फिल्ट्रेट हुई है और इनको एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए होवरक्राफ्ट है. ये एरिया अब सिक्योर हो चुका है. ये आपने देखा कि ज़रार साहब ने बताया कि किस तरह ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है और किस तरह ऑर्केस्ट्रेट की जाती है. ये तो किसी भी वक्त एक सरप्राइज़ हो सकता है. दहशतगर्दी की अगर बात करें कि खुदा न खास्ता किसी भी जगह दहशतगर्दों के पास सरप्राइज़ का एक बहरहाल एक उनके पास एज होता है. लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जिस कोऑर्डिनेटेड अंदाज में एक मशीन प्रिसीजन के साथ हेलीकॉप्टर्स, कश्तियाँ और तमाम दीगर लोगों ने काम किया और फिर इस पे फतह हासिल की. ये एक्सरसाइज इसलिए भी ज़रूरी होती है कि खुदा न खास्ता अगर इस तरह का इवेंट हो तो सबको पता हो कि किसकी क्या जिम्मेदारी है. एक्सरसाइज अमन 2025 का ये एक अहम हिस्सा था कि किस तरह पाकिस्तान नेवी ने दहशतगर्दों से निमटने के लिए भी अपनी सलाहियतों में इजाफा किया है. ये दुनिया भर के सामने 60 मुल्कों के झंडे आप मेरे पस मंजर में लहराते हुए देख रहे हैं. 60 मुल्कों के लोग थे जो आज इस एक्सरसाइज को देख रहे थे, जो बड़ी कामयाबी से और बड़ा इम्प्रेसिवली कंक्लूड हुई है. अमन एक्सरसाइज का ये इख्तितामी मरहला है और आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज से भी पहले तकरीबन 3:30 बजे हम अपने बिस्तर छोड़ के बाहर आए और उसके बाद फिर हमें बस के ज़रिए डॉकयार्ड मुंतकिल किया गया और वहाँ से अब हम मौजूद हैं समंदर के अंदर और शिप का नाम है, जिस जहाज़ पर हम मौजूद हैं, ये है मुआविन. मुआविन के नाम से ही जाहिर है कि ये एक मददगार जहाज़ है. यानी जब जहाज़, छोटे जहाज़ जो फाइटर जहाज़ हैं जिनके ऊपर गन्स लगी होती हैं या दीगर हथियार नस्ब होते हैं, जब वो समंदर में लड़ रहे होते हैं, उनका पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, वहाँ पे एमुनिशन की ज़रूरत पड़ सकती है और इस तरह की कोई चीज़ें जो वहाँ पर रहने के लिए, शिप के आगे रहने के लिए, फ्रंट पे रहने के लिए ज़रूरी हों, तो फिर ये शिप वहाँ पर लेके जाता है. बहुत ही ह्यूज शिप है और इसका ब्रिज भी देखे बहुत बड़ा है और
मुझे ये पता चला इसमें कि 7 मंजिलें पानी के ऊपर हैं और फिर 3 मंजिलें पानी के नीचे हैं, यानी इतना बड़ा शिप है। आज ये पूरी एक्सरसाइज जो होगी वो कंक्लूड होगी। इसमें कई जगह पे ऐसा होगा कि रिप्लेनिशमेंट होगी, यानी ये जहाज़ दूसरे जहाज़ों को माल सप्लाई करेगा जो उनकी ज़रूरियात का है। फिर यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आएंगे और उसके बाद जो मार्च पास्ट होगा कोई जहाज़ों का, ये भी बात हो रही है कि कैसे, यानी जो भी होस्ट मुल्क हो जो इस तरह की एक्सरसाइज होस्ट कर रहा हो, उसका मेज़बान हो, तो दूसरे मुल्कों से आने वाले जहाज़ उसको सलामी पेश करते हैं। तो वो आज कैफियत भी हम देखेंगे। बहरहाल आज का दिन काफ़ी टफ भी है क्योंकि बहुत ही अर्ली उठना पड़ा है और आगे जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया है वो दिन भर पे मोहित है। आज अमन एक्सरसाइज का ये आखिरी दिन है जो इस एक्सरसाइज के ऊपर कंक्लूड हो रहा है। कमांडर अली इरफान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कमांडर साहब, पहले तो ये बताएं कि आज आपने सुबह 3 बजे से हमें उठाया हुआ है, ये बताएं कि हमने वापस किस वक्त जाना है और बीच में क्या क्या। अच्छा, बिल्कुल, ये एक्चुअली क्योंकि वॉरशिप है और आज का क्योंकि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का दिन है, आज की आखिरी एक्टिविटी है जो अमन एक्सरसाइज की हो रही है। और पहले आपको पता है हार्बर का फेज़ था जिसके हमने इस खुशकी के ऊपर कराची में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की और वो एक्टिविटीज़ के बाद अमन डायलॉग भी उसका हिस्सा था, सिटी डेमो यानी काउंटर टेररिज्म डेमो भी था उसका हिस्सा, वो अब ख़त्म हो चुका है और अब हम समुंदर में आ चुके हैं। इस वक्त 13 जो शिप्स होंगे 11 ममालिक के और पाकिस्तान नेवी का जो कंप्लीट फ्लीट है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये बताएं ऑक्सिलरी शिप या बॉवन क्या है? एक्चुअली जितने जो नेवी है, आपको पता है कि नेवी पूरी दुनिया के अंदर वो फ्लेक्सिबली ऑपरेट करती है, वो ग्लोबल एक नुमाइंदा होती है एक मुल्क का। तो उसके लिए जब हमारे वॉरशिप्स जाते हैं तो उनको बेसिकली ज़ाहिर रिप्लेनिशमेंट यानी कार्गो की ज़रूरत होती है, लॉजिस्टिक की ज़रूरत होती है, ऑयल की ज़रूरत, खाना पीना पानी इस तरह की चीज़ें, एमुनिशन, बिल्कुल एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। और कभी इंसानों को भी इवन अगर ट्रांसफ़र करना हो तो फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं ये मुआवन शिप को। तो मुआवन शिप्स के ज़रिए हम बेसिकली, और ये इस एक्टिविटी का मदरशिप के तौर पे यूज़ हो रहा है, तमाम एक्टिविटीज़ इसके सराउंडिंग में होंगी। इस वक्त हम जिस जहाज़ पर मौजूद हैं और इसका नाम आप जान चुके हैं मुआविन, और उसके कैप्टन हमायूं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन हमायूं, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि आज जो एक्सरसाइज हो रही है हम इससे क्या सीखेंगे, यानी हम बतौर नेवी? सर, ये एक्सरसाइज अमन जो है, जैसे कि आपने इसका मोटो देखा होगा, टुगेदर फॉर पीस। इसमें जितनी भी नेशंस हैं, 60 नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग, फ्यू आर नेवीज विच आर पार्टिसिपेटिंग विद देयर एसेट्स। इसका पर्पस ये है कि एक कोलैबोरेटिव रिस्पांस, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है उसका एक मेकनिज़म जो है उसको हम देखा जा सकता है, जिस पे बात भी की जा सकती है और उसको फिर प्रैक्टिकली समंदर के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट भी किया जा सकता है। इसी सिलसिले में अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे जाके देखें तो फर्स्ट टाइम हमने अमन डायलॉग स्टार्ट किया कि वेयर चीफ्स ऑफ द नेवी, द हेड्स ऑफ द नेवीज, दे विल बी सिटिंग टुगेदर एंड दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इमर्जिंग चैलेंजेस इन मैरीटाइम डोमेन। क्योंकि ये एक नया फिनोमेना है जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स दे आर अनफोल्डिंग देयर डिज़ाइंस इन द मैरीटाइम डोमेन। तो उसके अगेंस्ट पहले एक डिस्कशन होगी, फिर उसके बाद उसकी एक डिमॉन्स्ट्रेशन समंदर के अंदर होगी। अच्छा, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन होती है ये क्या पहले से ऑर्केस्ट्रेट होती है या अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है समंदर के अंदर? सर, ये समंदर में आने से पहले हमेशा एक फ़ेज़ होता है ज़मीन पे जिसमें हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशंस करते हैं। जब हम डिस्कशन करते हैं उसके अंदर लोगों की वेरिंग थॉट्स हैं, जो भी कोई उनका पॉइंट होता है उसको एक थ्रेडवेयर एनालिसिस करने के बाद एक प्लान बनाया जाता है। जब वो प्लान बन जाता है उसको फिर हम समंदर के अंदर आके एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो आज एक्सरसाइज हो रही है ये आपने पहले ज़मीन पे सब लोगों ने बैठ के सोचा कि हम ये करेंगे, उसका प्लान बनाया, हर एक का रोल तय हुआ और फिर ये काम हो? बिल्कुल, ये ऐसा ही है क्योंकि ये 7 तारीख से लोग आए हुए हैं, डिफरेंट जो नेवीज़ हैं 7 तारीख से आई हैं। एक प्लान हमने बनाया था, उनके साथ हमने डिस्कस किया, उसके अंदर जो भी किसी के कोई पॉइंट्स थे उसका हमने थ्रेडवेयर एनालिसिस किया और उन चीज़ों को हमने डफटेल किया और आज इंशाल्लाह इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट। लास्ट कैप्टन, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो एक्सरसाइज होती है क्या होस्ट मुल्क इसको कमांड करता है या अपने अपने कमांडर्स हैं जो सब जगह जो कोऑर्डिनेशन में काम? नहीं, हर जहाज़ का एक अपना कमांडिंग ऑफिसर है। नेवी का जहाज़ इस लिहाज से मुनफरिद है कि वो एक सॉवरन है। पाकिस्तान नेवी के इस जहाज़ पे मैं चाहे अमेरिका में भी चला जाऊं, इस जहाज़ के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का ही कानून लागू होगा। तो इसी तरीके से ये जितने भी जहाज़ हैं ये सारे के सारे दे आर गवर्न्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव कमांडिंग ऑफिसर्स विच आर कंट्रोलिंग, कंडक्टिंग, मनूवरिंग अंडर देयर कमांड। नेवी
जो ओवरऑल कंट्रोल है उसके अंदर हम सिर्फ टास्क देते हैं कि दिस टास्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन, इट इज़ ऑन द विजडम ऑफ एवरी कमांडर हु इज़ कमांडिंग दैट शिप। तो आज इस शिप की अहमियत जो है वो एक सेंट्रल शिप की है। इस जहाज़ की जो हैसियत है वो एक सेंट्रल शिप की है, जिसमें कि यानी कि वी हैव द कमांडर्स विच आर कंडक्टिंग देयर सीरियल्स एंड आई विल बी प्लेइंग माय ओन पार्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि हम मुआविन पे मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी का ही एक टीपू जो शिप है टीपू सुल्तान वो जा रहा है। दोनों के दरमियान 60 मीटर का फासला है। ये ऐसी सिचुएशन होती है, यानी ये वो एक्सरसाइज का वो हिस्सा है कि जब अमली ज़िंदगी में हो, जहाँ पे ज़रूरत हो, तो वहाँ पर एक शिप से दूसरे शिप में लोगों की मुंतकिली के लिए या कुछ ज़रूरियात का सामान दूसरे शिप पे पहुँचाने के लिए जो कुछ किया जाता है वो अब भी हो रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त मुआविन शिप और टीपू सुल्तान के दरमियान बाकायदा तौर पर रस्सियों से एक राब्ता फिजिकल कायम कर लिया गया है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान ले जाना हो तो कैसे ले जाया जा सकता है। हम मुआविन से देख रहे हैं कि किस तरह टीपू सुल्तान पे खड़े हुए लोग कुछ चीज़ें वसूल करने की या भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक तरफ कार्रवाई है, इसी तरह की कार्रवाई दूसरी साइड पे भी जारी है। और पीछे आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे भी, यानी हमारा शिप इस वक्त सबसे आगे है, इसके पैरेलल 2 शिप्स हैं, यानी दोनों एक तरफ तैमूर है और एक तरफ टीपू सुल्तान, और इसके साथ जो पीछे शिप आ रहे हैं वो भी यानी पाकिस्तान नेवी के शिप है। ये जो शिप जिस पे हम मौजूद हैं मुआविन शिप है, ये 2018 में एसटीएम नाम की एक टर्किश कंपनी है उसके साथ मिलकर ये बनाया गया था और पाकिस्तान के जो कराची शिप यार्ड में ये बना था। एक दर्जे में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिस वक्त जिस शिप पे हम मौजूद हैं ये पाकिस्तान के अंदर ही बना है और पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद बड़े टैंकर्स में से ये एक है। यानी बड़े टैंकर का मतलब ये है कि इसके अंदर इतना फ्यूल होता है कि ये दूसरे जहाज़ों को सप्लाई कर सके और इसके अंदर इतना सामान लादा जा सकता है कि दूसरे जहाज़ों की ज़रूरियात पूरी कर सके। और ख़ुद इसके अंदर इतने लोग होते हैं कि जिनकी अपनी ज़रूरियात रोज़ाना की बुनियाद पे काफ़ी होती है और ये लंबे सफ़र में भी इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से ये काफ़ी बड़ा जहाज़ है जिसे आप कह सकते हैं कि सप्लाई का जो बुनियादी काम है आगे लड़ते हुए या आगे ठहरे हुए जहाज़ों के लिए ये काम करता है। इब्तिदा में जो रस्सियों से काम शुरू हुआ था और अब वो नोज़ल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, ये गोया एक कामयाबी से एक काम करके दिखाया गया कि कैसे एक शिप से दूसरी शिप में फ्यूल मुंतकिल किया जाता है। लीजिए एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई, लेकिन अब जो एक्सरसाइज का अगला हिस्सा है वो बहुत ही एक्साइटिंग है। वो अगेन काउंटर टेररिज्म की एक्सरसाइज है जिसमें दिखाया ये जा रहा है कि कुछ जो कश्तियां हैं रोग कश्तियां वो शिप पर हमलावर होंगी, तो उसका जवाब कौन सा जहाज देगा और कैसे देगा। आवाज आई और आवाज बहुत ज्यादा थी। सबसे पहले तो ये सुन ले कि मैंने टोपी पे हाथ क्यों रखा है, इसलिए कि बहुत तेज हवा है
और ज़रा हाथ हटाऊं तो टोपी उड़ जाएगी। अभी हमने जो एक्सरसाइज देखी नहायत ही दिलचस्प थी। इसमें सबसे पहला ये काम किया गया कि मुआविन जहाज़ ने, यानी जिस जहाज़ पे हम हैं, ये बड़ा जहाज़ है, इस जहाज़ ने दूसरे जहाज़ों को ऑयल सप्लाई करके दिखाया और वो लाइन इस्टेब्लिश कैसे करते हैं। ये आपने देखा कि एक रस्सी से बात शुरू होती है और किस तरह एक बड़ी पाइपलाइन एक शिप को दूसरे जहाज़ से मुंसलिक कर देती है। उसके बाद फिर उन जहाज़ों ने बाकायदा तौर पर अपने अहदाफ चुने और उनको तबाह करके दिखाया, फायरिंग की। ये हुआ तो फिर चाइनीज़ जहाज़ ने भी उनका साथ दिया और उसने भी फायरिंग की। उसके बाद फिर फ्लाई पास्ट हुआ, यानी सबसे पहले PC-3 ओरियन जहाज़ जो अमेरिका से लिए गए थे इस वक्त में, वो पाकिस्तान नेवी के उड़े, जिन्हें कहा जाता है कि ये उड़ते हुए डिस्ट्रॉयर हैं। यानी ये जब उड़ रहे हों तो इनके अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है कि आप दोस्त को तबाह कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा ATRs, वो ATRs जिनमें एक तुर्की का ATR भी शामिल था, और ये ATRs भी पाकिस्तान नेवी की सलाहियत में बड़ा इजाफा करते हैं क्योंकि इनके अंदर तब्दीलियाँ की गई हैं और इन्हें बमबार बना दिया गया है समुद्रों में। और फिर हमने देखा JF थंडर की परवाज़ को कि उसने भी फ्लाई पास्ट किया। और फिर हमने देखा कि सी किंग हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान नेवी के हैं, वो उन्होंने अपना मुजाहरा किया, वो पास से गुजरते हुए गए, यानी फ्लाई पास्ट किया। उसके बाद फिर Z9 हेलीकॉप्टर जो निस्बतन नया है पाकिस्तान नेवी में, उसने भी फ्लाई पास्ट किया। और फिर शुरू हुआ सिलसिला जेट, यानी फाइटर जेट का, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के थे, और वो आए और JF थंडर ने फ्लाई पास्ट करते हुए यहाँ से गुजर किया। लीजिए, आखिरी मरहला शुरू होता है इस एक्सरसाइज का कि अब जहाज़ एक के बाद दीगरे आएंगे और मेहमान खुसूसी को सलामी देते हुए गुजर जाएंगे। सलामी देने का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि जहाज़ के कप्तान समेत सारा अमला उस तरफ खड़ा हो जाता है जहाँ से उनको देखा जाए, और फिर वो आके सल्यूट करते हुए गुजर जाते हैं और ज़ाहिर है अपने अपने नारे भी लगाते हुए चले जाएंगे। अमन एक्सरसाइज यूँ तो 2007 से होती चली आ रही है हर 2 साल बाद। इस बार की जो खसूसियत यह है कि उसमें पहली बार अमन डायलॉग को इसका हिस्सा बनाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से जो बहरी उमूर के माहिरीन हैं और वो लोग जो उनके ज़िम्मेदारान हैं इकट्ठे बैठे, और उन्होंने इकट्ठे बैठ के जो आइंदा आने वाले चैलेंजेस हैं उनसे निमटने की कोशिशों पर न सिर्फ जोर दिया बल्कि उनके हल भी तलाश किए। और उसके साथ 60 मुल्कों की पाकिस्तान में आमद, जहां सफारतकारी की दुनिया में एक नादिर मौका है, वहाँ पे बहरी सफारतकारी की दुनिया में तो बिल्कुल नादिर तरीन मौका है कि इतने ममालिक आए और उन्होंने अपने लोग भेजे, एनवाइस भेजे, यानी अपने डेलीगेट्स भेजे, जिन्होंने यहाँ आकर बातचीत की, पाकिस्तान को समझा और पाकिस्तान ने उन्हें समझा, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के रास्ते निकले। तीसरी अहम बात यह है कि जो यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने जहाज़ भेजे। जहाज़ भेजना, एक जहाज़ का किसी दूसरे मुल्क जाना, ये कोई एक ऐसा अनहोना वाक़या नहीं है, लेकिन बैक वक्त कई मुल्कों के जहाज़ों का एक मुल्क में आना ये कम होता है, और ख़ास तौर पर ऐसे मुल्कों के जहाज़ों का पाकिस्तान आना जिनके दरमियान बाहमी तौर पर सियासी इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा हैं। मसलन अमेरिका का और चाइना के जहाज़ों का इकट्ठा पाकिस्तान में एक ही पोर्ट पर मौजूद होना, ये बहरहाल इस चीज़ को सिग्निफाई करता है, इसकी अहमियत वाज़े करता है कि पाकिस्तान ऑपरेशनल लेवल पर इन दोनों मुल्कों को साथ साथ चला रहा है, और इन दोनों मुल्कों के जहाज़ों की मौजूदगी पाकिस्तान में ये साबित करती है कि ऑपरेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें बेहतर अंदाज में चल रही हैं। इस एक्सरसाइज में हमने पूरी कोशिश की कि आपको जहाँ तक मुमकिन हो चीज़ें मुख्तसर वक्त में दिखाई जा सकें। ये बड़ी एलेबोरेट एक्सरसाइज है और ये कई दिनों पर फैली हुई एक्सरसाइज है जो हमने आपको 1 घंटे में दिखाने की कोशिश की है। इस एक्सरसाइज का खात्मा बिलखैर हो रहा है। बहरहाल ये नुक्ता पेश नज़र रहना चाहिए कि ये एक्सरसाइज पाकिस्तान की नेवी के लिए और पाकिस्तान के लिए भी नेक नामी का बाइस है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।